दोस्तों, जिन लोगों ने भी मेरा मेंटरशिप बैच लिया है इंटरव्यू को लेके, चाहे वो आईडीबीआई मेंटरशिप बैच क्यों ना हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का मेंटरशिप बैच क्यों ना हो, ठीक है, उन सभी को मैंने प्रॉमिस किया था अपने बैच में कि जो बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, उस पर मैं एक डिटेल लेक्चर लेके आऊँगा। तो उसमें से पहला टॉपिक का लेक्चर आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, टाइप्स ऑफ बैंक के ऊपर, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है ये, बहुत सा बेसिक सा मतलब टॉपिक है ये। टाइप्स ऑफ बैंक मतलब आप अगर बैंक के इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको बैंक के बारे में पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के बैंक हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और उनको कैसे कैसे गवर्न किया जाता है, आरबीआई उनको कैसे गवर्न करती है, उनके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, माइन्यूट डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं, फॉरेन बैंक क्या होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, पेमेंट बैंक क्या होते हैं, इन सब में छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये एक बैंकिंग की जो इंटरव्यू देने आ रहा है बच्चा, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन सब के बारे में उसको पता हो। तो आज का जो पहला लेक्चर इसी के बारे में होने वाला है, चलिए डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक है क्या। देखो, बैंक भी एक तरह से एक कंपनी है। आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप है। स्टार्टअप क्या है? एक कंपनी है। उसी तरह जो बैंक है वो भी एक कंपनी है, जो कि कंपनीज एक्ट 213 मतलब 2013 के एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, ठीक है। अब सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना आपसे डिटेल में इंटरव्यू में पूछता नहीं है वो। तो क्या है बैंक? क्या है? एक कंपनी है जो कि बाकी कंपनियों की तरह कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती है, ठीक है। एक और कंपनीज एक्ट 1956 वाला, कुछ बैंक इसके अंदर रजिस्टर होते हैं, कुछ बैंक उनके अंदर रजिस्टर होते हैं, वो सब सेम है, उसमें आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इंटरव्यू में इतना बोलना है कि बैंक भी एक कंपनी जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है, ठीक है। अब जैसे बैंक है और बाकी कंपनी है, तो क्या वो एक प्राइमरी डिफरेंस होता है जो बैंक को बाकी कंपनियों से डिफरेंशिएट करता है। देखो, कोई भी कंपनी बैंक कब बनती है? जब वो अपना प्राइमरी फंक्शन, कोर फंक्शन परफॉर्म करती है, तब उस कंपनी को बैंक कहते हैं। तो क्या होते हैं कोर फंक्शन? कोई भी कंपनी अगर कस्टमर से डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है और कस्टमर को पैसे लैंड कर रही है, तो प्राइमरी टिपिकल रूप से एकदम सिंपल भाषा में उसको हम बैंक कहेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी अगर ये दो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कस्टमर से डिपॉजिट मतलब पैसा को जमा करना, और कस्टमर को पैसे को उधार देना मतलब एक तरह से लोन देना, अगर कोई भी कंपनी ये दो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है तो उस कंपनी को हम बैंक कहते हैं, ठीक है। तो बैंक का जो यही प्राइमरी जो कोर फंक्शन कहते हैं हम, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग, अगर यही जो दो चीज़ें हैं वो बैंक को बाकी कंपनियों से अलग करते हैं, और इसी को हम यही जो दो फंक्शन जो परफॉर्म करती है कंपनी, उसी को हम बैंक कहते हैं, ठीक है। अब बैंक के दो फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन भी होता है, एक सेकेंडरी फंक्शन भी होता है। तो प्राइमरी में तो मैंने बताया ये कोर फंक्शन होता है। सेकेंडरी में क्या है? इन सबको छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शन बैंक परफॉर्म करती है उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे बैंक लॉकर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस बेचती है, म्यूचुअल फंड भी प्रोवाइड करती है, और जितनी भी सारी चीज़ें बैंक इन दो चीज़ों को छोड़ करती है वो हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में काउंट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ बैंक कितने प्रकार के होते हैं और बैंक के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं बैंक्स के टाइप्स। देखो, बैंक प्राइमरी रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ठीक है। अब इनमें से डिफरेंस क्या है? देखो, शेड्यूल्ड बैंक्स उसको कहते हैं, एक हमारे पास हमारे इंडिया में एक्ट चलता है आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये वो एक्ट है जिसमें आरबीआई की पावर्स दी हुई है, और उसी आरबीआई की पावर्स में ये भी दिया हुआ है कि आरबीआई जो बाकी बैंक को कैसे कंट्रोल करता है। तो जो इस एक्ट के सेकंड शेड्यूल में जितने भी बैंक मेंशन है उनको हम शेड्यूल बैंक्स कहते हैं, ठीक है। अब इनमें प्राइमरी डिफरेंस क्या है? देखो, शेड्यूल बैंक्स में किसी भी बैंक को अगर लिस्ट होना है तो उनको दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उनका जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख का होना चाहिए, और दूसरा उनको अपने जो डिपॉजिटर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब आपको सुनने में तो बहुत ही छोटे से छोटा अमाउंट लग रहा होगा कि पेड अप कैपिटल 5 लाख का कोई भी बैंक मेंटेन कर सकता है और शेड्यूल लिस्ट में आ सकता है, पर ऐसा नहीं है। उनको अपने जो डिपॉजिटर है जो वहाँ पर पैसा जमा कराने आते हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और आरबीआई टाइम टाइम ये चीज़ें चेक करती है। इसलिए आरबीआई किसी को भी सेकंड शेड्यूल में शामिल नहीं करती, वो पहले इस चीज़ को मेंटेन करती है, इस चीज़ पे निगरानी रखती है कि वो बैंक ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद ही सेकंड शेड्यूल में उस बैंक को लिस्ट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे सेकंड शेड्यूल है उसमें आने के फायदे क्या क्या होते हैं? देखो, सेकंड शेड्यूल में फायदे आने के फायदे ये होते हैं, सबसे पहले मैंने जो बताया सबसे इंपॉर्टेंट फायदा तो ये है कि मतलब अगर कोई बैंक सेकंड शेड्यूल में है, इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर के जो डिपॉजिट है, मतलब जितने भी कस्टमर उसके पास आ रहे डिपॉजिट करने के, उनके पैसों को सुरक्षित ढंग से रख रहा है। मतलब ये एश्योर करता है कि जो कस्टमर के पैसे वो वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। तो इससे क्या, उस बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो खुद गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी गवर्नमेंट कंपनियां क्यों ना हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, वो प्रेफर करते हैं कि हम शेड्यूल बैंक में पैसा जमा कराएंगे। और आपको तो पता है बैंक पैसा लेने के लिए बैठी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा एक्सेप्ट करे और आगे लोन में घुमाए। जो प्रॉफिट उनको होगा तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा उनको, अगर ज़्यादा पैसा लोन में देंगे
तभी तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर बड़ी बड़ी कंपनियां इसी बैंक में अगर पैसे जमा कराएगी तो बैंक में ज़्यादा पैसा होगा आगे लोन देने के लिए, तो इसलिए बैंक की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है सेकंड शेड्यूल में आने से। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी बहुत सारे फायदे मिलते थे, जैसे एक सैंडबॉक्स फैसिलिटी है। सैंडबॉक्स फैसिलिटी ये होती है, जैसे मान लो कोई बैंक इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है तो आरबीआई उनको एक सैंडबॉक्स फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसका मतलब ये होता है कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और ये टेस्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में कैसे काम करेगा। जैसे मान लो किसी ने सबसे पहले भीम यूपीआई निकाली, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हुआ था कि भीम यूपीआई निकली और एकदम से ऑल ओवर इंडिया में उसको टेस्ट करने लग गए। नहीं, पहले उसको भीम यूपीआई को किसी एक शहर में किया गया, जैसे मान लेते पुणे में किया गया, तो पुणे में उसको लॉन्च किया गया, उसके रिजल्ट देखे गए। तो क्या मतलब हुआ, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक छोटी जगह पे पहले किसी चीज़ को टेस्ट करना, उसके बाद अपने प्रोडक्ट का टेस्ट करना कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है, और उसके बाद उसको बड़े लेवल पे लॉन्च करना। तो इसको सैंडबॉक्स फैसिलिटी कहते हैं और ये आरबीआई प्रोवाइड करती है जब भी कोई बैंक अपनी नई चीज़ों को लॉन्च करना चाहता है। ठीक है, तो अगर कोई बैंक सेकंड शेड्यूल में लिस्ट है तो उसको ये फैसिलिटी मिलती है, और जो बैंक इसमें लिस्ट नहीं है उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। उसके बाद और भी फैसिलिटी मिलती है, जैसे रेमिटेंस की फैसिलिटी होती है। जैसे मान लो रेमिटेंस मतलब क्या होता है, जितने भी जो इंडियंस हैं वो बाहर काम करते हैं, वो इंडिया में पैसे भेजते हैं, तो जो बैंक सेकंड शेड्यूल में लिस्ट है उन्हीं बैंक में वो पैसे भेज सकते हैं, बाकी बैंक में वो नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये इतने सारे फायदे होते हैं सेकंड शेड्यूल में आने के। सबसे पहला फायदा तो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया, वो सबसे मेजर फायदा है इस लिस्ट में आने का। ठीक है, और इसमें जो मैंने बताया कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब जो ये सेकंड शेड्यूल है ये गवर्न किससे होते हैं। देखो ये सब मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि ये चीज़ें जो सेकंड शेड्यूल के बैंक है वो गवर्न किससे होते हैं। जो आरबीआई का एक्ट 1934 ये उसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है कि इन बैंक को कैसे गवर्न करना है, मतलब इन बैंक को कैसे एडमिनिस्टर करना है। तो सारी जितने भी सेकंड शेड्यूल वाले बैंक है वो आरबीआई एक्ट के अंदर गवर्न होते हैं। ठीक है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वाला उससे तो होते ही होते हैं, लेकिन मेजरली इससे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो नॉन शेड्यूल बैंक है। ठीक है, उन लोग क्यों, मतलब नॉन शेड्यूल बैंक, मतलब जैसे मैंने बताया कि जो इस फायदे इसमें मिलेंगे वो इसमें नहीं मिलेंगे। अगर नॉन शेड्यूल बैंक में वही बैंक आते हैं जो आरबीआई को सेटिस्फाई नहीं कर पाए ये चीज़ को प्रोटेक्ट करने, मतलब अपने जो डिपॉजिटर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में आरबीआई को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसलिए उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, वो नॉन शेड्यूल बैंक में कहलाते हैं। ठीक है, वो किससे गवर्न होते हैं, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, वो सिर्फ उसी से होते हैं। जो ये वाले बैंक है ये दोनों से होते हैं, आरबीआई एक्ट से भी होते हैं और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उससे भी होते हैं, लेकिन जो ये वाला है वो सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है, इसको भी याद रखना। ये आप इंटरव्यू में बताओगे तो अब सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये बच्चे ने पढ़ाई करके आई है, उसको अच्छा खासा नॉलेज है बैंक का। ठीक है, अभी प्रेजेंट में आपसे ये पूछ सकता है कि नॉन शेड्यूल बैंक आखिर है कौन से। देखो हमारे इंडिया में एक बैंक काम करता है जिसको हम लोकल एरिया बैंक बोलते हैं। ठीक है, अभी के प्रेजेंट में सिर्फ 3 ही लोकल एरिया बैंक है, और वो जो 3 लोकल एरिया बैंक है सारे नॉन शेड्यूल बैंक के अंदर आते हैं, उनको आरबीआई की तरफ से शेड्यूल बैंक का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। ठीक है, और ऐसे जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे लोकल एरिया बैंक क्या होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। तो ऐसे 11 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो नॉन शेड्यूल में आते हैं, 3 लोकल एरिया बैंक नॉन शेड्यूल में आता है, और एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो भी नॉन शेड्यूल स्टेटस के अंदर आता है। ठीक है, पर जो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ये नॉन शेड्यूल के अंदर आता है, फिर भी इसको रेमिटेंस की फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि मैंने बताया जो रेमिटेंस की फैसिलिटी होती है वो सिर्फ शेड्यूल बैंक को मिलती है, लेकिन जो ये वाली बैंक है इसको सिर्फ आरबीआई ने एक्सेप्शन दिया, उसको रेमिटेंस की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो मैं आई होप आपको मैंने अच्छे से डिफरेंस समझा दिया होगा। अब हम इस बैंक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर ये वाला बैंक कौन सा होता है, एलबी बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ठीक है, आप लोग को ये डाउट भी आ सकता है कि जो ये पेड अप कैपिटल है वो क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पेड अप कैपिटल वो मनी है जो कंपनी रिसीव करती है अपने शेयर होल्डर से इन एक्सचेंज ऑफ शेयर। जैसे मान लो जब कोई कंपनी नई आईपीओ में लिस्ट होती है, ठीक है, तो अपने शेयर निकालती है। जरूरी नहीं है कि वो आईपीओ में लिस्ट हो, कोई कंपनी अगर मार्केट से पैसा उठाना भी चाह रही है तो अपने कितने शेयर बेच रही है, चाहे वो आईपीओ में लिस्ट हो या ना हो, मैं फिर से काउंट कर रहा हूँ, चाहे वो अपना आईपीओ निकाले या ना निकाले, अगर वो अपने प्राइवेट जो शेयर होल्डर है उनको भी शेयर बेचना चाहती है तो कितने शेयर वो बेच रही है, उसके बदले में कितना पैसा मिल रहा है उसको, उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। जैसे मान लो अपने 100 शेयर बेच रही है, ठीक है, एक शेयर उनका 5 रुपये का है तो टोटल उनको 500 रुपये मिले, तो ये 500 रुपये का पेड अप कैपिटल हो जाएगा किसी कंपनी का। ठीक है, तो ऐसे कोई अगर नया बैंक है उसका 5 लाख तक का पेड अप कैपिटल होना चाहिए, मतलब उसने कितने भी शेयर अपने रिलीज़ किए हो उन शेयर के बदले उसको 5 लाख रुपये मिलने चाहिए। और साथ में जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया अगर वो 2 चीज़ मेंटेन होती है तो सेकंड शेड्यूल में वो आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं, जैसे मैंने बताया शेड्यूल
बैंक है, ठीक है। शेड्यूल बैंक के भी दो टाइप होते हैं, एक तो कमर्शियल बैंक होता है, एक तो कोऑपरेटिव बैंक होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होते हैं, देखो एक सेकंड ना, ये ऊपर हो गया, हाँ ठीक है, अब सही है। हाँ देखो, अब शेड्यूल बैंक भी दो हैं, एक शेड्यूल बैंक है, एक शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक है, एक कमर्शियल बैंक है। अब कमर्शियल बैंक आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो प्योरली बिजनेस करने के लिए बैठा हो, ठीक है। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसका प्राइमरी एम क्या था, पहले जब ये कोऑपरेटिव बैंक का जब कॉन्सेप्ट आया था उसका प्राइमरी एम ये था कि 8 से 10 लोग मिलके एक ग्रुप बनाएंगे। आप जैसे लोकल लेवल अपने समूह का नाम सुना होगा, वो समूह और कुछ नहीं है, वो कोऑपरेटिव है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, 8 से 10 लोग मिलते हैं और अपना एक पैसे का पूल बनाते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास 50 रुपये, ठीक है, 8 लोग मिले, टोटल कितने रुपए हो गए, 400 रुपये हो गए। 400 रुपये का पूल बन गया। अब मान लो किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत है 300 रुपये की, तो ये 8 लोग मिलकर उसको 300 रुपये उधार दे देंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा के 8 लोग रख लेंगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये कोऑपरेटिव बैंक का प्राइमरी एम था जब ये ओपन हुए थे, जब इसका कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन आज के समय में कोऑपरेटिव बैंक अपने आप में ही इतने बड़े हो गए, वो अपने समूह से आगे जाके पैसे को लैंड करते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो ऐसा अब एकदम मेजर डिफरेंस नहीं रह गया कोऑपरेटिव बैंक में जो पहले था। अब कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं, अपने समूह में लैंड करते हैं, वो आगे मतलब समूह के बाहर वाले कस्टमर को भी पैसे उधार देते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल में कौन कौन से आ गए, कॉमर्शियल भी आ गया और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ गए, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन से हो गए, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, जैसे हमने वो ऊपर पढ़ा, जितने भी आरआरबी आते हैं, आरआरबी पीओ आरआरबी का नाम सुनते होगे, पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, फाइनेंस बैंक, ये सारे ही कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक हैं। क्यों कॉमर्शियल है, क्योंकि ये सब अपना प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, कोई भी समाज सेवा नहीं कर रहा, ये प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं। और कोऑपरेटिव में कौन कौन से आते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सब आते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की, जो कि गवर्नमेंट बैंक है, जिसकी आप तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट बैंक अभी प्रेजेंट में टोटल 11 गवर्नमेंट बैंक है। आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे बैंकों का मर्जर कर दिया था, जिसके बाद से अभी टोटल जो गवर्नमेंट बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक वो 11 बचे, ठीक है। किन किन बैंक का मर्जर हुआ था आप इसको याद कर सकते हो सकता है आपसे इंटरव्यू पूछे। ये पूरी पीडीएफ मैंने आपको, अगर मैं आपने मेरा बैच ज्वाइन किया है तो आपको मिल गई होगी, और जिन्होंने भी मेरा बैच ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में मैंने पिन भी कर दिया सारी डिटेल, और अब मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया, वहाँ से जाकर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आपको आराम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपकी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मात्र 249 में बैच आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। पिछले बार जब मैंने बैच लॉन्च किया था तो 100 से 150 बच्चे इस बैच में जुड़े थे, और बहुत सारे बच्चे, उसमें से कम 60 से 70 बच्चे इंटरव्यू में क्वालिफाई भी कर गए, ठीक है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आज कर लो, 249 इसका प्राइस है, ठीक है। अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें आपको कुछ ज़्यादा जानने का नहीं है, उसमें इतना जानना है कि जो उसमें मेजोरिटी शेयर होल्डिंग होगी वो गवर्नमेंट की होगी। अब मेजोरिटी कितनी भी हो सकती है, जैसे अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम चल रहा है, तो सेंट्रल बैंक वाली वीडियो में मैंने बताया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है, तो वो 93%, ठीक है। ऐसी हर बैंक की होगी, आपको हर बैंक की याद करने की जरूरत नहीं है। आप जिस बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हो आपको उसका याद रखने की जरूरत है कि 93 अभी सेंट्रल बैंक की है, और आईडीबीआई में मैंने बता चुका है कि गवर्नमेंट और एलआईसी की मिला के 60% के आसपास उसमें स्टेक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हो आईडीबीआई इंटरव्यू के लिए और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो हर बैंक में अलग अलग शेयर है, बस इतना याद रखना कि 51% से ज़्यादा ही होंगे तभी उसको गवर्नमेंट बैंक कहेंगे, क्योंकि 51% होती तभी उसके पास उनकी जो मेजॉरिटी ओनरशिप होती वो आती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक की। तो टोटल अभी 21 प्राइवेट बैंक हमारे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले प्राइवेट बैंक की बात करें तो 1994 में आईसीआईसीआई आया, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर हुआ था, ठीक है। अब क्यों आया था ये, देखो ये जो बैंक है ना ये प्राइवेट तरीके से आया था। प्राइवेट तरीके का मतलब ये कि इसमें जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो नहीं है, पूरे प्राइवेट लोग मिलकर एक बैंक बनाना चाहते हैं। वो अपने पैसों को, कस्टमर से पैसे को एक्सेप्ट करेंगे और आगे कस्टमर को लैंड भी करेंगे, मतलब उधार भी देंगे लोन के रूप में, ठीक है। और इस बैंक ने अपनी अच्छी रेपुटेशन रखी, इसलिए इस बैंक को आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में भी नाम दिया गया है। सेकंड शेड्यूल में नाम दिया गया, इसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत रेप्यूटेड बैंक है, क्रेडिबल बैंक है। इसमें अपना पैसा आप जमा करा सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां करवाती है, गवर्नमेंट खुद भी करवाती है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या जानने की जरूरत है, इसमें आपको ये जानने की जरूरत है कि देखो प्राइवेट बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्राइवेट बैंक, ठीक है। पहला प्राइवेट बैंक कब आया था,
उसके बाद ये जानने की जरूरत है कि कोई भी प्राइवेट बैंक अगर इंडिया में खोलना चाहता है कोई भी इंसान, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। और बैंकिंग की जो परीक्षा होती है उसमें जनरल अवेयरनेस का कंपोनेंट आता है, उसमें भी आपको ये पूछा जाएगा, तो उसमें भी बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, कोई भी प्राइवेट बैंक अगर खोलना चाहता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 500 करोड़ होना चाहिए। पेड अप कैपिटल मैंने आपको ऊपर समझा दिया, 500 करोड़ का पेड अप कैपिटल किसका होगा, तो वो अप्लाई कर सकता है प्राइवेट बैंक खोलने के लिए इंडिया में, ठीक है। और जो अप्लाई करेगा उसकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ होनी चाहिए हर समय। जैसे मान लो कोई शुरुआत में बैंक खोलना चाहता है, ठीक है, अब वो एक जन खोलना चाहता है कि 2 जन खोलना चाहता है, उसमें आपको मगजमारी नहीं करनी है, वो आपसे इतना डिटेल में पूछेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। फैक्ट क्या है, तो फैक्ट ये कि जो बैंक के लिए अप्लाई करता है लाइसेंस के लिए, प्राइवेट बैंक के लिए, उसकी जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 500 करोड़ होनी चाहिए हर समय। मतलब जैसे मान लो HDFC जिस टाइम में खोल रहा था, HDFC बैंक, उस समय उसकी जो मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, वो कंपनी जो खोलने वाला था 500 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आज खोले हुए 5 साल हो गए, तो आज भी उसकी जो मिनिमम नेटवर्थ है उसको 500 करोड़ होना चाहिए। जैसे ही कम होगी RBI उसके ऊपर एक्शन ले लेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। और कौन लोग खोल सकता है, जो इंडिया में रह रहे हैं, जो इंडिया में रेसिडेंट रह रहे हैं, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में, वही सिर्फ एलिजिबल है इंडिया में प्राइवेट बैंक खोलने के लिए, ठीक है। और कोई भी नहीं खोल सकता, वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। समझ। उसके बाद की रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस है, इंडस्ट्रियल हाउस कौन से, जैसे रिलायंस है, टाटा है, अंबानी है, अडानी है, ठीक है, तो ये सब कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस, चाहे वो इंडिया का हो चाहे फॉरेनर कोई भी हो, एक साथ किसी बैंक में 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ 10% इन्वेस्ट कर सकता है, 10% से ऊपर एक ही कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। बहुत सारी कंपनी मिला के कर सकते हैं, लेकिन जो एक ही कंपनी का ग्रुप है, एक कंपनी, वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, ताकि कोई भी बैंक की जो ओनरशिप है किसी एक कंपनी के पास ना आ जाए। इस चीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट RBI ने ये रूल निकाला, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आ सकता है, अप टू 74% तक। मतलब जैसे मान लो 100 करोड़ की कंपनी, ठीक है, अब HDFC कोई प्राइवेट बैंक है, ठीक है, अब मान लो कोई चाइना की कंपनी है, वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, तो कितना कर सकती है, जितनी की इसकी वैल्यू उसका सिर्फ 70% ही कर सकती है, मतलब 74% ही शेयर खरीद सकती है, उससे ऊपर शेयर नहीं खरीद सकती, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसको याद नहीं भी करोगे चल जाएगा। उसका इसमें ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे अगर इंटरव्यू में पूछता है तो ये वाला पॉइंट जरूर बोलिएगा। इससे क्या रहता है ना, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे इंटरव्यू वालों को लगता है कि हाँ इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को जरूर याद रखना चाहिए और इंटरव्यू में बोलना चाहिए। अगर पूछेगा तो प्राइवेट बैंक कोई भी खोलता है इंडिया में, तो उसको ये रिक्वायरमेंट है RBI की तरफ से कि 25% जो उनकी ब्रांचेस है वो ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहाँ पर पहले बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है, रूरल में, ठीक है, जहाँ पर पहले बैंकिंग के ब्रांच नहीं एग्जिस्ट करती या फिर बहुत कम करती है, जो ग्रामीण एरिया है उसमें। जो जैसे मान लो 100 ब्रांचेस वो खोल रहा है, 100 में से 25 ब्रांचेस ऐसी जगह पे होगी जहाँ पर पहले बैंकिंग एरिया नहीं है, या फिर है भी तो बहुत कम है, वहाँ पर खोलनी पड़ेगी ताकि सभी तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुँच पाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक आखिर होता क्या है, देखो, जैसे प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक में तो प्राइवेट जो गवर्नमेंट के बाहर के लोग हैं तो उनकी शेयर होल्डिंग रहती है, फॉरेन बैंक में भी सेम रहती है। तो प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक में डिफरेंस क्या है, देखो फॉरेन बैंक वो होते हैं, देखो जो प्राइवेट बैंक है उसमें मैंने सबसे मेजर चीज़ आपको बताई थी कि कौन प्राइवेट बैंक खोल सकता है, जो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो फॉरेन बैंक है उसका नाम ही फॉरेन है, तो उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉरेन बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो बाहर देशों में इस्टेब्लिश हुए होते हैं, या फिर जो उनका हेडक्वार्टर रहता है वो बाहर के देश में होता है। जैसे सिटी बैंक का सबसे एकदम बेस्ट एग्जांपल है। जैसे मान लो सिटी बैंक है, ठीक है, अब मेरे को इसका हेडक्वार्टर पता नहीं कहाँ पर है, हम मान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, HQ कहाँ पर है इसका, लंदन में, या फिर हेडक्वार्टर लंदन में, या फिर ये इस्टेब्लिश लंदन में हुई है। मतलब लंदन में इस्टेब्लिश होने का मतलब क्या है कि जो UK है, ठीक है, लंदन किसके अंदर आता है, UK के अंदर आता है। तो UK की गवर्नमेंट ने कोई कंपनीज एक्ट बनाया होगा, तो वहाँ की गवर्नमेंट के कंपनीज एक्ट के अंदर ये रजिस्टर होगा, ठीक है, तभी हम उसको फॉरेन बैंक कहेंगे। हेडक्वार्टर फॉरेन में होगा तो भी उसको फॉरेन बैंक कहेंगे। फॉरेन बैंक मतलब जो वहाँ बाहर रजिस्टर है और हमारे इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहता है, उसको हम फॉरेन बैंक कहते हैं, ठीक है। अब अपने इंडिया में कैसे खोल सकता है, या तो वो सब्सिडरी के रूप में खोल सकता है, या फिर अपनी एक ब्रांच खोल सकता है, या फिर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, हो सकता है कि सिटी बैंक है वो HDFC से कोलैब कर ले, HDFC और कोलैब दोनों मिलकर एक बैंक खोल दे इंडिया में, तो उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 500 करोड़ का मिनिमम पेड अप कैपिटल है। बेसल 3 नॉर्म्स अभी आ गया, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो, उसमें डिटेल में बताया क्या मतलब होता है इसका।
डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसल नॉर्म्स 3 से इनको जरूर कंप्लाई करना चाहिए। ऐसे वैसे तो हर बैंक को करना चाहिए, लेकिन इनको तो खास मतलब वार्निंग दी गई है कि इससे तो आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम कैपिटल एसेट रेशियो कितना होना चाहिए, 10% से कम नहीं होना चाहिए पहले 3 साल में, ठीक है। ये जो मिनिमम कैपिटल एसेट रेशियो है ये बेसल नॉर्म से, सारी चीज़ें मैंने ये बेसल नॉर्म्स वाली वीडियो में बताई है, आप टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको बस मोटा मोटा ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आपसे इंटरव्यू में यही पूछेगा कि फॉरेन बैंक होते क्या है। तो फॉरेन बैंक को जैसे मैंने आपको शुरू में जो डिस्क्रिप्शन दिया, थोड़ा समझाया आपको, वो बताना है कि इसका हेडक्वार्टर और ये इस्टेब्लिश बाहर हुआ था, बाहर की कंपनियों के अंदर रजिस्टर होता है ये, मतलब बाहर की कंपनी गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। और 2-3 ये रिक्वायरमेंट बता दोगे तो आपका काम वहाँ पर इंटरव्यू में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने लेक्चर के शुरुआत में एक बैंक बताया था, लोकल एरिया बैंक। आखिरकार ये बैंक होते क्या है, देखो 1996 में हमारे इंडिया में एक लोकल एरिया बैंक का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इसका एम क्या था, देखो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिख दी है, ये आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपको उसको समझना है, फिर इसको रीड करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लोकल एरिया बैंक का मतलब ये है कि ऐसे बैंक बनाएं, उस समय कॉन्सेप्ट ये आया था कि हम ऐसे बैंक बनाएं जिसकी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा दूर दूर तक प्रेजेंस हमको नहीं चाहिए, वो 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, ठीक है। जैसे मान अब वो 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट कैसे होने चाहिए, वो जुड़े होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्टेट में रहते हो, ठीक है, वहाँ पर मान लो XYZ डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, इससे सटा हुआ YZX डिस्ट्रिक्ट है, और इसी से सटा हुआ कोई L डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं, तो ऐसी जगह पे ये बैंक होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट सटे हो, या तो 2 डिस्ट्रिक्ट में या तो 3 डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन तीनों डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हो, मतलब आपस में जुड़े हुए हो, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक खोलना है, ठीक है। अब इसका एम क्या है, देखो जब शुरुआत में जब हमारे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर आया था ना, 1996 की भी बात कर रहा हूँ मैं, उस समय जो लोग थे ना वो बैंकिंग सेक्टर से इतना फैमिलियर नहीं हुए थे, वो बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं कर रहे थे। वो उनके मन में एक डर था कि हम बैंक में पैसा जमा करेंगे, हमारा पैसा डूब गया तो। आरबीआई ने बहुत सारे मतलब नॉर्म्स लेके आया, रूल्स लेके आया, उसके बाद भी जो जनरल पब्लिक है उसको एक परसेप्शन था कि बैंक में पैसा डूब सकता है, ठीक है। तो उस समय में गवर्नमेंट एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आई। इसका मतलब ये कि अगर कोई बैंक लोकल एरिया में रहता है, ठीक है, इसकी कोई ग्लोबल प्रेजेंस नहीं रहेगी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस नहीं रहेगी, लोकल एरिया में बैंक रहेगा। इस पर काम कौन करेंगे, यही लोकल लोगों को सिलेक्ट करेंगे, वही लोग इसमें काम करेंगे, जिससे लोगों को क्या लगेगा कि हाँ भाई ये बैंक ऐसा है कि इसमें हमारे लोग ही काम कर रहे हैं, हम तो इनको जानते हैं, हम तो उनको जानते हैं। तो उससे बैंकिंग इंडस्ट्री में एक ट्रस्ट डेवलप होगा, ताकि बहुत सारे जो लोग बैंकिंग से जुड़ पाएंगे और अपने पैसे को जमा कर पाएंगे। ज़्यादा पैसे आएंगे तो इससे ज़्यादा बैंक दूसरे लोगों को लैंड कर पाएगा, और बैंक भी प्रॉफिट कमाएगा और जनता को भी फायदा होगा, ठीक है। तो ये एम था। इसी एम के साथ 1996 में लोकल एरिया बैंक की शुरुआत। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि शेड्यूल बैंक नहीं होते हैं, जो शेड्यूल बैंक नहीं होते हैं उनको कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, ठीक है। इनको आरबीआई एक्ट के अंदर एडमिनिस्टर नहीं किया जाता, ठीक है। मैक्स 3 डिस्ट्रिक्ट तक ही होंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट के आगे नहीं होंगे। अभी प्रेजेंट में सिर्फ 4 लोकल एरिया बैंक एग्जिस्ट करते हैं, चारों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए, आप पढ़ सकते हो, PDF मैंने आपको दे दी है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको इतना ही जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। इसका मेन एम आपको याद रखना है, सारा एम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये एम ही आपसे वहाँ पर पूछेंगे कि क्यों लेके आया, जब पहले से ही इतने बैंक एग्जिस्ट करते थे तो ये वाले बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए ये बैंक। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक का नाम आता है आरआरबी। आप लोग में से बहुत सारे लोग आरआरबी की तैयारी भी कर रहे होंगे, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ठीक है। तो आरआरबी कैसे आया था, क्यों इसको बनाया गया था, और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो इसको समझते हैं, ठीक है। 1975 में एक कमेटी बनी थी, उसके पहले नरसिम्हन कमेटी, बहुत फेमस कमेटी, आप जानते हो, ठीक है। उसके रिकमेंडेशन में 1975 में ये आरआरबी बैंक का कॉन्सेप्ट आया, और आरआरबी एक्ट 1976 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अब क्यों बनाया गया, पहले से तो बैंक एग्जिस्ट कर रहे थे, आरआरबी को क्यों बनाया गया, देखो जो एग्जांपल मैंने आपको ऊपर समझाना है कि ऐसे बैंक बनाएंगे जो 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करेंगे, और उसमें ऐसे लोग काम करेंगे जो पहचान के हो, ताकि बैंक में ट्रस्ट डेवलप हो। सेम कॉन्सेप्ट आरआरबी का भी है कि हम ऐसे बैंक बनाएंगे जिनकी जो प्रेजेंस है वो सिटी में नहीं होगी, वो सिर्फ रूरल एरियाज में होगी, क्योंकि शुरुआत में जो हमारे ग्रामीण इलाके थे उसमें बैंक का जो पेनिट्रेशन था वो बहुत कम था। जो प्राइवेट बैंक थे वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे, गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं था कि वो ग्रामीण एरिया तक बैंक खोले, दूर दूर तक बैंक खोले। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हम ऐसा ही बैंक बनाते जो सिर्फ एग्जिस्टिंग रूरल एरियाज में करेगा, ऐसा बैंक बनाते हैं जो सिर्फ एग्जिस्ट ग्रामीण एरिया में करेगा, और जो ग्रामीण एरिया की जो डेवलपमेंट्स है, मतलब जो वहाँ के रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ की जो मतलब चीज़ें उनको कैटर करेगा, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको कैटर करेगा, ठीक है। जैसे ग्रामीण एरिया में अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, शहर में अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। अब मान लो कोई ऐसा बैंक है जो ग्रामीण एरिया को भी सर्व कर रहा है और शहर को भी सर्व कर रहा है,
तो वो दोनों चीज़ों पे फोकस करेगा, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि वो शहर की तरफ ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि शहर में ज़्यादा कस्टमर आते हैं और ग्रामीण है वो कम फोकस करें। ऐसा ही तो होता है आज भी। इसलिए गवर्नमेंट सोचा कि हम ऐसा बैंक बनाते हैं जो सिर्फ ग्रामीण एरिया को फोकस करेगा, वहाँ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फोकस करेगा, जिसपे हमारा जो ग्रामीण एरिया उनका विकास हो पाए, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर ग्रामीण आरआरबी का डेवलपमेंट किया गया था उस समय, ठीक है। अब इसको ऑपरेट कैसे करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया, जो मैंने आपको एम समझाया, आपको एम याद रखना, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक तरह से ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, ये भी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा है, इतना याद रखना। मतलब प्योरली प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, आपको लोन देगा, आपको आपसे पैसे कम दाम में लेगा, लोन आपको ज़्यादा दाम पे देगा, उसमें जितना प्रॉफिट बचेगा वो बैंक कमाएगा। कोऑपरेटिव बैंक में थोड़ा अलग काम करता है, वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करता, वो थोड़ा समाज सेवा का काम करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसका प्राइमरी एम क्या था कि 8-10 लोग मिलकर एक दूसरे को लैंड करेंगे, ठीक है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें प्रॉफिट मोटिव से काम किया जाता है। अब ये ब्रांच एक्सपेंशन ये सब आपको याद नहीं रखना, कैसे इस ब्रांच की एक्सपांशन होती है, कैसे ब्रांच खुलती है, ये सब याद नहीं रखना आपको। अब आपको ये याद रखना है कि जो आरआरबी है उसको कोई ना कोई स्पॉन्सर करने वाला होना चाहिए, या तो प्राइवेट बैंक स्पॉन्सर करेगा या तो पब्लिक सेक्टर बैंक स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। अब जो आरआरबी है उसको सेटअप कैसे किया जाता है, कोई भी आरआरबी जब सेटअप किया जाता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी 50% की पार्टनरशिप होती है। और जैसे कि मैंने बताया, कोई भी आरआरबी जब खुलेगा तो उसको कोई स्पॉन्सर करने वाला होना चाहिए, या तो प्राइवेट बैंक होना चाहिए या तो पब्लिक सेक्टर बैंक होना चाहिए। अब क्यों स्पॉन्सर करने वाला होना चाहिए, इस पर हमको दिमाग नहीं खपाना। आरआरबी के रूल्स में लिखा है स्पॉन्सर बैंक होना चाहिए तो होना चाहिए, आपको बस ये इतना याद रखना, इंटरव्यू में जाके बोल देना है। तो जो स्पॉन्सर बैंक करेगा उसकी 35% की पार्टनरशिप होगी और स्टेट की 15% की होगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक तीनों की पार्टनरशिप से एक बैंक बनता है जिसको हम आरआरबी कहते हैं। इसलिए आप जब आरआरबी की तैयारी करते हो तो आरआरबी में एक समय के बाद प्रमोशन ले लेके आप आरआरबी में एकदम ऊपर तक नहीं जा पाओगे। एक समय के बाद आपको आरआरबी में जब प्रमोशन मिलेगा तो एक समय बाद जो आरआरबी को स्पॉन्सर कर रहा होगा आप उस बैंक में आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि आरआरबी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो 5,00,000 करोड़ तक का है। अब ऑथराइज कैपिटल मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने पहले ही उसमें सीलिंग लगा दी है कि आप अपने शेयर बेच सकते हो, लेकिन शेयर बेच के कितना पैसा रेज कर सकते हो, सिर्फ 5,000 करोड़, ठीक है। मतलब इतने शेयर बेचना जितने में सिर्फ आपके 5,000 करोड़ ही रेज हो पाए, इससे ऊपर आप अपने शेयर नहीं बेच सकते, ठीक है। और जैसे मान लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्पॉन्सर बैंक है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उन लोग अपने शेयर बेचना भी चाहे तो कितने बेच सकते हैं, देखो वो जितना भी बेचना चाहे, लेकिन 51% से कम नहीं होने चाहिए तीनों को मिला के, ये बात याद रखना, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये सब आपको नहीं पढ़ना, ये बहुत डिटेल में मैंने दिया हुआ, लेकिन नहीं पढ़ना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे अलग से मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, तो इतना याद रखना कि आरबीआई को कितना मेंटेन करना पड़ता है, 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, इस पे जाते हैं, ठीक है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट्स बैंक है, इनको हम डिफरेंशिएट बैंक बोलते हैं। अब क्यों डिफरेंशिएट बैंक बोलते हैं, देखो बैंक के अलग एक और हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बैंक को दो आधार पे। एक बैंक होते हैं यूनिवर्सल बैंक, एक बैंक होते हैं डिफरेंशिएट बैंक, ठीक है। यूनिवर्सल बैंक वो होते हैं जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी रहती, वो अपनी ब्रांच को ऑल ओवर इंडिया खोल सकते हैं, वो किसी से भी डिपॉजिट ले सकते हैं, किसी को भी पैसे लैंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंशिएट बैंक होते हैं उन पर थोड़ी लिमिटेशन लगी रहती है। वो लिमिटेशन कई प्रकार की हो सकती है, चाहे वो ब्रांच एक्सपेंशन में भी हो। जैसे मान लीजिए जो लोकल एरिया बैंक है ये भी डिफरेंशिएट बैंक के अंदर आते हैं। तो हमें पता है लोकल एरिया बैंक सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में अपनी ब्रांच खोल सकता है, उसके आगे नहीं खोल सकता। तो एक तरह से ब्रांच का एक्सपेंशन इसमें रिस्ट्रिक्शन लग गई, ठीक है। उसका जो पेमेंट बैंक है, हमें पता है पेमेंट बैंक किसी को उधार नहीं दे सकता और वो पैसे भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो एक लिमिट तक ही 1 लाख तक की उसमें लिमिट लगी हुई है। ना वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, ना वो किसी को उधार दे सकता है। तो एक तरह से इनके जो बैंकिंग ऑपरेशन है, ये कॉमर्शियल बैंक तो है, लेकिन इनके जो बैंकिंग ऑपरेशन है उस पर थोड़ी लिमिटेशन लगी हुई है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट बैंक बोलते हैं। और ऐसे बैंक जिन पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं लगी होती उनको यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं, ठीक है। 2013 में एक कमेटी बनी थी, नचिकेत मोर कमेटी, जिसका उद्देश्य ये था कि आप ऐसे को सुझाव बताओ जिससे हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ पाए और लोगों को जो बैंकिंग की सुविधा है, फाइनेंशियल सर्विस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो उसी कमेटी ने 2014 में रिकमेंड किया कि हमें पेमेंट बैंक बनाना चाहिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना चाहिए, जिससे हम ये दोनों ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। इसके बाद बहुत सारे बैंक को लाइसेंस दिए गए। अभी प्रेजेंट में 6 पेमेंट बैंक और 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या होता है, क्यों बनाया गया था, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए और ऐसे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो अनबैंक्ड एरिया में रह रहे हैं, अंडर बैंक्ड एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है। अब ये बैंक भी एक कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर है, फेमा एक्ट के अंदर भी रजिस्टर होती हैं और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत भी एडमिनिस्टर होती है। अब जो फेमा एक्ट है उसका मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। अब एक तरह से इसका नाम पढ़ो पेमेंट बैंक, इसको प्राइमरी बनाया इसलिए गया है कि लोग इससे जुड़े और एक दूसरे को पेमेंट कर सके, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब जैसे मान लो कोई बाहर देश में रह रहा है, यूएई में रह रहा है, दुबई में रह रहा है, ठीक है। अब उसको इंडिया में पैसे भेजने हैं, तो
पेमेंट बैंक के सारे भेज सकता है। तो इसलिए ये जो बैंक है इसके तहत भी एडमिनिस्टर होते हैं इस। और जो फेमा है उसको मतलब क्या है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जैसे मान लो कोई बाहर देश से इंडिया में पैसे भेज रहा है तो वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में ना यूज़ हो जाए, ब्लैक मनी में ना यूज़ हो जाए, इसलिए फेमा एक्ट का यूज़ करते हैं। और पेमेंट बैंक को बनाई इसलिए गया है कि ताकि लोग एक दूसरे को पेमेंट कर सके, अपने जो रेमिटेंसेज है उसको भेज सके, तो इसलिए उसका मिसयूज़ ना हो जाए, इसलिए फेमा एक्ट के तहत इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है। और जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 उसके अंदर भी इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका जो पेड अप कैपिटल है वो 200 करोड़ तक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछ सकता है कि पेमेंट बैंक क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। तो पेमेंट बैंक किसी को उधार नहीं दे सकता, मतलब लोन नहीं दे सकता। क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड क्या है, एक तरह से लोन ही है ना, तो वो भी इशू नहीं कर सकता। कोई भी एफडी नहीं कर सकता। ठीक है। ना एनआरआई से ले सकता है, ना एडीएन से ले सकता है। अपनी सब्सिडरी नहीं बना सकता। जैसे मान लो पेमेंट बैंक अपनी सब्सिडरी बना दे और उस सब्सिडरी के थ्रू वो लोन देने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, पहले से ही प्रोहिबिटेड। ठीक है। अब कस्टमर से पैसे एक्सेप्ट कर सकता है कितने, अप टू 2 लाख पर कस्टमर। ठीक है। ये मैक्स से करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों खुलवा सकते हो, लेकिन एक कस्टमर से वो 2 लाख तक का ही पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। डेबिट कार्ड दे सकता है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सब बेच सकता है। ठीक है। वो भी अपने नहीं, थर्ड पार्टी के हिसाब से लिखा हुआ है। उसके बाद अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी एम यही था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लोग हैं, एमएसएमई या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, उन तब तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंच पाए, इसलिए हम स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब लॉन्च करते हैं। उस समय नचिकेत मोर कमेटी ने कहा था। ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी ऐसा रेसिडेंट जो इंडिया में रहता हो, जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग एंड फाइनेंस पे, वो इसको खोल सकता है। ठीक है। उसके बाद जो एनबीएफसी कंपनियां हैं वो भी खोल सकती हैं। ठीक है। ये बात याद रखना। उसके बाद इसका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़ है। देखो जिन जिन पॉइंट्स में मैं टिक लगा रहा हूँ, आपको सिर्फ वही पॉइंट्स याद रखने हैं। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने जब नोट्स बनाए थे तो उसमें लिख दिए थे, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए इतना डिटेल में नहीं जाना है। आपको जो जो पॉइंट्स में टिक लगा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला एनबीएफसी बताया मैंने, ठीक है, ये वाला बताया, इसको याद रख लेना। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, पहले 100 करोड़ करना चाहिए, लेकिन 200 करोड़ हो जाना चाहिए 5 साल में शुरुआत की। जैसे मान लो 2010 में कोई कंपनी बनी तो उस समय उसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ का है, लेकिन 2015 आने से पहले उसका पेड अप कैपिटल 200 करोड़ तक हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है, हाँ, उसका आपको ज़्यादा पॉइंट याद रखना, 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसमें होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसका जो ये है, हाँ, जो मैक्स लोन एक्सपोजर है, मतलब किसी एक कंपनी को वो 10% दे सकता है सिंगल को, और ग्रुप को 15%। जैसे मान लो कोई अंबानी है तो अंबानी को सिर्फ वो 10% लोन दे सकता है अपने टोटल फंड्स का। ठीक है। लेकिन अंबानी की बहुत सारी कंपनी है तो उस पूरे कंपनी को मिला के हम ग्रुप बोलते हैं, तो पूरे ग्रुप को सिर्फ अपने टोटल फंड्स का 15% लोन दे सकता है। ये बात आप जान है। ठीक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उसके जो 50% ऑफ लोन है, ठीक है, जैसे मान लो स्मॉल फाइनेंस बैंक 50 लोन दिया, ठीक है, तो 50 लोन में से 50% मतलब 25 लोन ऐसे होने चाहिए जो कि 25 लाख से कम के होने चाहिए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इससे गवर्नमेंट जो आरबीआई वो क्या मतलब एश्योर करना चाहती है कि जो 25 लाख से कम लोन वो बांटेगी, तो ऐसे लोगों को वो ढूंढे जिनको 25 लाख से कम की रिक्वायरमेंट है, ताकि जो स्मॉल एंड मार्जिनल लोग हैं, छोटे उद्यम है। तो बैंकिंग के टाइप्स ऑफ बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे थे मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। जो जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक्स के नाम थे, शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक, सारे मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद भी कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये पहला टॉपिक था, आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे ऐसे बैंकिंग के टॉपिक में लाने वाला हूँ। और आपने अभी तक मेरा मेंटरशिप बैच ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, टेलीग्राम में भी सारी डिटेल मिल जाएगी। मात्र 249 में ये बैच है जिसमें आपको डिटेल लेक्चर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, अपने इंटरव्यू को अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।